Start in 1 minute, guys. I hope I'm visible, I'm audible to. Yes, sir. Is my screen visible, board visible to you all? Yes. Okay, take care. बहुत बढ़िया. Now, I guess we have completed what we completed that day. That day we have completed this part कि कैसे यूनियन और टेरिटरीज होती है वगैरह वगैरह, राइट. आज हम उसके आगे का पार्ट करेंगे, दैट इज आवर सिटीजनशिप वाला पार्ट. तो अब हम जो करने वाले हैं दैट इज पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. लेकिन आई होप आप लोगों ने पॉलिटी से लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया, तो आप लोग को समझ में आया लक्ष्मीकांत में. इकरा मधुरा, क्या क्लियर है वो लक्ष्मीकांत में जो आपने पढ़ा? थोड़ा Yes. सा मतलब फर्स्ट रीडिंग में मतलब समझा तो सही देख देख के नोट्स, बट आई हैव टू रीड इट अगेन टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है. चलेगा, लेकिन समझा ना? हाँ हाँ, समझा वो. हाँ चलेगा. वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में होगा, बट अब धीरे धीरे जब तुम पढ़ोगे ना उसको, तो वो चीज़ क्लियर होती जाती है और अच्छे से, हाँ, तो वो वो याद रखना. नोट्स भी इसीलिए समझ में आया इजीली. हाँ, करेक्ट. नाउ वी आर गोना सी सेकेंड थिंग जो हमारे इसके लिए. अब जो हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग ने बैरक रखा होगा आई होप. आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली अब से जो हम पढ़ेंगे आपका पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. दिस इज पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब पार्ट 2 क्या होता है? देखो, पार्ट 2 में आपके कितने आर्टिकल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. तो पार्ट 2 में आपके होते हैं, जैसे पार्ट 1 में थे ना कि आर्टिकल 1 to 4, पार्ट 2 में आपका आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है. आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 इज इन योर पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और ये आर्टिकल या फिर ये पार्ट जिसकी बात कर रहे हैं हम, डील करता है सिटीजनशिप से. लेकिन कब तक, क्वेश्चन इज देयर. तो ये याद रखना कि ये जो सिटीजनशिप से डील करने की बात कर रहा है, इट इज डीलिंग विद सिटीजनशिप ओनली टिल द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब आज की जो सिटीजनशिप दी जाती है उसका डील नहीं कर रहा है. ये सिर्फ जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उस दिन तक का किसको सिटीजनशिप देना है वही बात करता है. ओनली टिल द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्या आप लोग को याद है कमेंसमेंट डेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की? व्हाट वाज द डेट ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमेंटेड? इकरा. 26th of November, 26th of January 1950. करेक्ट. 26 जनवरी 1950. मतलब ये किन किन को सिटीजनशिप देना है, ओनली टिल कमेंसमेंट, तब की बात करने वाला है. ठीक है. अब देखो कैसा हुआ जब ब्रिटिश इंडिया हुआ. तुमको तो पता है देयर वाज ब्रिटिश इंडिया. हम कॉलोनी में थे बेसिकली, हम रूल के अंदर थे. ब्रिटिश इंडिया के बाद दो देश बने हैं ना. देयर इज टू कंट्रीज दैट वाज क्रिएटेड. वन वाज आवर इंडिया और दूसरा आपका पाकिस्तान. तो ऐसे दो देश बने. अब ये दो देश में अब अगर एक ही जन बनने होते, अगर एक ही सिटीजन होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अगर ब्रिटिश इंडिया से डायरेक्ट इंडिया बनना होता तब तो हमको ये सिटीजनशिप वाला इतना सोचना ही नहीं पड़ता. लेकिन तुम्हें पता है ऐसा नहीं हुआ, रेदर दो देश बन गए. तो अब इसमें से कौन इंडियन सिटीजन होगा, कौन पाकिस्तानी सिटीजन होगा, वो तुमको डिसाइड करना है ना. क्योंकि क्या हुआ, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान भी तो गए.
और उसी तरह कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया भी आए। तो जो लोग इंडिया से चले गए आप उनको सिटीजनशिप नहीं मानोगे, इनको सिटीजन नहीं मानोगे इंडिया का, बट जो पाकिस्तान से इंडिया है उनको तो सिटीजन देखना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। इसीलिए हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल डालने पड़े, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकेंड बना, एंड दैट स्पेसिफिकली डील्स विद आर सिटीजनशिप। ठीक है, अब हम लोग ने क्या क्या कर लिया हम वो देख लेते हैं पहले। हम लोग ने हिस्टोरिकल अंडरग्राउंड्स कर लिया है, लोगों ने साथ ही साथ प्रियम्बल भी कर लिया, और उसके बाद हमने दूसरा किया, दैट वाज पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बोलते हैं। आज का मुद्दा है पार्ट 2। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम धीरे धीरे पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप जो बात कर रहे हैं ओनली टिल कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज 26 जनवरी 1950। मतलब अगर सिटीजनशिप की बात कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत लिमिटेड रोल है, सिर्फ कमेंसमेंट तक है, उसके बाद कौन देखेगा। मान लो आपने 26 जनवरी 1950 तक तो दे दिया, आपने बोला ये तारीख तक किसको सिटीजनशिप देना है। अरे जस्ट गिव मी अ मिनट, उसको बोलो कहाँ चिल्ला रहा है सोसाइटी में। नाउ दिस कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट तक मतलब 26 ऑफ जनवरी 1950 तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर रहा है कि किसको सिटीजनशिप देना है कि नहीं देना है। लेकिन इसके बाद क्या, आफ्टर दिस डेट, आफ्टर 26 ऑफ जैन 1950, लोग तो उसके बाद भी पैदा होंगे ना, तो उसके बाद कौन डिसाइड करेगा कि ये इंडियन सिटीजन है कि नहीं है। तो ये चीज डिसाइड करने की पावर दे दी गई है टू पार्लियामेंट। हम देखेंगे कि इसके बाद कौन डिसाइड करेगा कि सिटीजन है कि नहीं, तो पार्लियामेंट को पावर दिया हुआ है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और वो ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बनाएगा। क्या यहाँ तक का बेसिक सबको समझ में आया आप दोनों को, सबको? इज इट Yes. क्लियर? मधुरा, Yeah. शलाका, रिया, इकरा, इज इट क्लियर टिल यू? जिन जिनको Yes. क्लियर है रेज योर हैंड्स प्लीज, रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, ग्रेट। नाउ आगे की कहानी हम देख रहे हैं, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स सी, लेट्स बिगिन विद आवर पार्ट। डायरेक्ट अपने ले लेना अपने पास। ठीक है, सबसे पहली चीज आपके पार्ट सेकेंड में इज आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 किस चीज से करता है? आर्टिकल 5 बोलता है कि अगर कोई डोमिसाइल है, कोई इंडिया में बॉर्न है, जिसके पेरेंट्स थे, को डोमिसाइल होना चाहिए। आर्टिकल 5 टॉक्स अबाउट डोमिसाइल। लेट मी टॉक यू व्हाट इज डोमिसाइल। दो तरह से वो चीजें कंसिडर करता है। पहले तो अगर आप डोमिसाइल हो, ठीक है, आपको कब मिलेगी सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 ये बता रहा है कि आपके पास डोमिसाइल हो, और दूसरा एंड यू आर बॉर्न इन इंडिया। आप अगर इंडिया में बॉर्न हुए हो और आपके पास डोमिसाइल है, दूसरा एक तो ये, सेकंड इज आइदर ऑफ पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, आइदर ऑफ पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, कि मतलब तुम्हारे मम्मा पापा में से कोई भी इंडिया में बॉर्न हुआ होना चाहिए। ये सारे हाँ, बॉर्न इन इंडिया ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह। ठीक है, बॉर्न इन इंडिया ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर रेसिडेंट है 5 इयर्स के। एक तो ये है डोमिसाइल होना चाहिए, दूसरा इंडिया में बॉर्न होना चाहिए आपको। या तो आपके पास डोमिसाइल है, या तो आप इंडिया में बॉर्न हुए हो तो मिलेगा, या तो आप नहीं बॉर्न हुए तो आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई पेरेंट इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। दूसरा, तीसरा इज यू आर रेसिडेंट इन इंडिया 5 इयर्स बिफोर या प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, अभी समझाता हूँ ये क्या है। अब देखो कैसा सीन है। डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल इज लाइक योर परमानेंट होम। जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं डोमिसाइल की बात कर रहा हूँ,
डोमिसाइल का मतलब होता है कि तुम्हारा परमानेंट होम कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, जो रिया है अपनी, रिया का हो सकता है कि ये पूरे भारत में, यहाँ आंध्रा में भी घर है, रिया का बंगाल में भी घर है, रिया का महाराष्ट्र में भी घर है और रिया का उत्तर प्रदेश में भी घर है। लेकिन ये सब रिया का एक्चुअली रेसिडेंट है, रिया का घर है ये सब जगह पे। रिया इज हैविंग रेसिडेंस इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन रिया का फिक्स का है, मतलब एक एड्रेस जहाँ पे रिया का पता है कि हाँ रिया यहाँ पे रहती है। रेसिडेंस होने का मतलब ये है कि हाँ हर जगह पे रिया इज हैविंग दिस थिंग, घर है उसका। डोमिसाइल इज होम। रिया का घर महाराष्ट्र में है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये रिया का डोमिसाइल है, कि रिया इंटेंड करती है यहाँ पे रहने को। रिया इज इंटेंटिंग कि मैं यहाँ रहूंगी। डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट रेसिडेंट। बाकी सब जगह पे आपका रेसिडेंस हो सकता है, लेकिन एक होता है परमानेंट रेसिडेंस, कि भाई यहाँ पे मेरा सब डॉक्यूमेंट्स भेजना, मैं यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे मैं मिलूंगी आपको। तो जो डोमिसाइल होता है दैट इज योर परमानेंट रेसिडेंस। तो इसी तरह जब आप आर्टिकल 5 के अंदर अपने घर बनाते हो, मतलब अगर आर्टिकल 5 के अंदर आपको सिटीजनशिप चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट्स होने के पॉइंट पे, तो आपको ये दिखाना था कि आपके पास इंडिया की डोमिसाइल है, या फिर आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, या आप बॉर्न नहीं हुए हो तो आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई इंडिया का था, या फिर आज़ादी मिलने के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स होने के पहले, दैट इज 19, कब हुआ हमारा, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट हुआ, इसके 5 साल पहले से आप इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे। इनमें से कोई भी एक चीज दिखा दिया तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, ये डोमिसाइल के बेसिस पे सिटीजनशिप की बात करता है आर्टिकल 5। ठीक है, डोमिसाइल का। और ये इसमें जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो कौन सा इंडिया बोल रहा हूँ मैं, आज का इंडिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, अनडिवाइडेड इंडिया बोल रहा हूँ। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब वो इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया था, जिसमें पाकिस्तान वगैरह सब आता था। वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो 3 क्लासिफिकेशन है आर्टिकल 5 के अंदर। मान लो अभी देश आजाद होने वाला है, देश का पार्टीशन होने वाला है, एक बार और अच्छे से बता रहा हूँ प्लीज सुनो। 1947 में आजादी मिल रही है, लेकिन उसके साथ देश का पार्टीशन भी हो रहा है। पार्टीशन के टाइम पे आपको फिक्स करना पड़ेगा ना कि ये इंडियन सिटीजन है, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 5 दिया हुआ है। आर्टिकल 5 में बोला हुआ है कि हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे डोमिसाइल के बेस पे, कि आप यहाँ पे रहने की इच्छा दिखा रहे हो कि हाँ मैं इंडिया में रहूंगा। उसके साथ साथ आपको ये बताना है कि हाँ मैं इंडिया में बॉर्न हुआ था। चलो अगर इंडिया में बॉर्न नहीं हुए तो आपके पेरेंट्स बॉर्न हुए होने चाहिए इंडिया में। ठीक है, अगर पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं इंडिया में, नहीं हुए मान लो, तो भी तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है कि तुम ये दिखाओ कि तुम एज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट मिनिमम 5 इयर्स के लिए इंडिया में रह रहे थे पहले से, लाइक 1950 के पहले कोई भी 5 साल रहे हो तुम। तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 और 4, ये चारों में से कोई ऑप्शन थे तुम्हारे पास जब देश आजाद हो रहा था, तब तुमको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। एंड जब मैं इसमें इंडिया की बात कर रहा हूँ तो मैं आज का इंडिया नहीं, मैं ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान भी था। तो वहां पे वो इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला इंडिया। क्या ये समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, एक एक बताओ। मधुरा आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. इकरा? Yes, sir. चालका? सर ये क्लियर है, बस वो जो पहले लिखा था ना कि ओनली टिल द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो तो पॉइंट ठीक है, क्या मैं है? बताता हूँ। रिया, रिया इज इट क्लियर? ओके, प्रीति क्लियर है? यस सर। ओके, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ कि क्या है कमेंसमेंट वाला। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप देने की बात हो रही है ना गाइस, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजनशिप दे रहा है, इसमें साफ साफ लिखा है कि हम आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के अंदर सिटीजनशिप देंगे। अब ये जो सिटीजनशिप देने की बात हो रही है सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक की हो रही है, कि इस दिन तक सिटीजनशिप किसको देनी है उसके लिए। आफ्टर 26 जनवरी 1950 की पावर इस दिन के बाद किसको दी गई है, पार्लियामेंट को। अब आप लोग सोचोगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखने की जरूरत थी, तो जरूरत इसलिए थी क्योंकि जब इंडिया डिवाइड हुआ, ब्रिटिश इंडिया जो पाकिस्तान भी था अंदर हमारे, जब डिवाइड हुआ तो सिर्फ इंडिया बनता तो सिटीजनशिप का इतना मुद्दा नहीं होता, लेकिन दो देश बन गए ना, पाकिस्तान और इंडिया।
तो अब ये पाकिस्तान से भी तो लोग इंडिया आ रहे हैं, तो किसको सिटीजनशिप देनी है? कोई लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं तो उनसे सिटीजनशिप लेनी है। इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल्स डालने पड़े। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि ये सिर्फ 26 जनवरी 1950 तक के सिटीजनशिप को डील कर रहा है, उसके बाद वाला पार्लियामेंट देखेगा। समझा शलाका? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अभी मैं एक चीज पूछ रहा हूँ तुमको, मेरे को तुम लोग बताओगे फटाफट, ठीक है? आर्टिकल 5 आपको सिटीजनशिप देता है टिल कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रेज योर हैंड्स। आर्टिकल 5। हाँ मधुरा। So there are four conditions basis which they can give it can give you citizenship. First is you should have domicile, या फिर you should born in India, which was British हम्म। India. Second हम्म। was either of the parents should be born in India, हम्म। and third राइट। is that the person should be resident of India prior to 5 years of commencement of Constitution of India. सिटीजनशिप। ग्रेट। अब एक बार और दिखा रहा हूँ मैं, यही चीज देख लो। आर्टिकल 5 आपको सिटीजनशिप देता है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, ठीक है? ये याद रखना। डोमिसाइल कौन से बेसिस पे हो सकता है? कि देखो, आप इंडिया में बॉर्न हुए थे तब आपको मिलेगा, या फिर आप इंडिया में आपके पेरेंट्स बॉर्न हुए थे, ठीक है? अगर आप नहीं हुए थे तो, और अगर पेरेंट्स भी नहीं हुए थे, तो आइदर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया भी नहीं है, तो आपने कम से कम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के पहले प्रायर 5 इयर्स होना चाहिए। अब जब मैं प्रायर 5 इयर्स बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1960 से पहले वाला 5 साल। हो सकता है कि तुम 1950 से 5 साल जोड़ो, हो सकता है कि तुम 1941 से 5 साल जोड़ो, बस कोई भी 5 साल 1960 से पहले। तो अगर क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 5 कौन से बेसिस पे सिटीजनशिप देता है, तो इट गिव्स सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, ठीक है? क्या आर्टिकल 5 आज इम्प्लाई होगा गाइस? रेज योर हैंड्स। क्या आर्टिकल 5 से इम्प्लाई करके मैं आज लोगों को सिटीजनशिप दे सकता हूँ या इकरा? No. नो। व्हाई नो? कैन समवन टेल मी? ओके, दो ही जन। मधुरा? Because after 26 Jan 1950, the parliament is deciding by their own laws, जो decide हुए हैं already कि to whom we can give the citizenship. ठीक है, तो ये चीज याद रखना। उसमें साफ साफ लिखा है आर्टिकल 5 में कि आपको इतने ही दिन तक का है, ठीक है? अब आर्टिकल 5 तो ये कर रहा है। नाउ देयर इज आर्टिकल 6। आर्टिकल 6, देखो तुमको ये चीज पता होनी चाहिए कि कुछ लोग इंडिया से भी तो बाहर गए थे। ऐसा तो नहीं था ना कि इंडिया से ही, जैसे कि क्या हुआ कि इंडिया बना और पाकिस्तान बना। देयर वाज पाकिस्तान आल्सो क्रिएटेड, देयर वाज इंडिया आल्सो क्रिएटेड। जिस तरह से लोग वहां से यहाँ आए, ठीक है? पहले हुआ क्या, दिल्ली था, अपने दिल्ली में से माइग्रेशन हुई, ठीक है? पाकिस्तान जब बना, इंडिया में कुछ लोग पहले ही आ गए थे, तो हम लोग ने क्या किया, जो लोग दिल्ली से छोड़ के पाकिस्तान गए थे तो उनके घर यहाँ पे खाली हो गए थे। तो ये जो लोग आए थे ना, हम लोग ने उनको दिल्ली में इधर पे घर पे उनके रख दिया था, ठीक है? कि यू कैन स्टे हियर। अब लोगों ने माइग्रेशन किया है ना गाइस। ये जो दूसरे लोग आए हैं, ये लोग खुद की मर्जी से आए हैं इंडिया की हमको इंडिया का सिटीजनशिप होना है, तो माइग्रेशन किया हुआ है, तो आपको इनको सिटीजनशिप देना पड़ेगा, ठीक है? अब ये लोग आ रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, कुछ लोग वापस गए वहां पे। रिवर्स माइग्रेशन सुना होगा जैसे आप लोगों ने। एक तो नॉर्मल हो गया आर्टिकल 6 के अंदर कि हाँ ठीक है, वो इंडिया में आ रहे थे, लोग आते जा रहे थे, तो लोगों को आ रहे थे तो ये लोगों को भी तो सिटीजनशिप देनी पड़ेगी आपको। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे उनको सिटीजनशिप देने के लिए, मतलब माइग्रेशन वाले लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में कैसा था, एक डेट फिक्स किया गया कि देखो लोग तो आ ही रहे हैं ना कंटिन्यू, तो सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल में 90 ये आर्टिकल 6 में एक डेट फिक्स किया गया। दैट, अब ये डेट याद रखना, दिस डेट वॉज 19 जुलाई 1948, ठीक है? तो हम लोग ने ये बोला ठीक है, 19 जुलाई 1948 में अगर कोई इसके पहले आया है, इस डेट के पहले आया है कोई, ये कट ऑफ डेट के अगर कोई बिफोर आया है,
तो इनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। मतलब आप इंडिया में आ गए हो करके आपको ऑटोमेटिक, इस डेट के पहले आए हो तो आपको इंडिया में ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन अगर आप इस डेट के बाद में आए हो, इफ यू केम आफ्टर दिस डेट, आफ्टर 19 जुलाई 1948, तो आपको ये सिटीजनशिप ऑटोमेटिक नहीं दी जाएगी। आपको यहाँ पे 6 महीना रुकना पड़ेगा। 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है कि आप 6 महीने पहले रुक के दिखाओ इंडिया में। फिर उसके बाद आप 6 महीने जब रुक जाओगे तो आप बन जाओगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, कि आप रुके थे यहाँ पे। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब आपको कोई जानता है वहां पे, आपको लोग पहचानते हैं वहां पे। जब 6 महीने रुक गए तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए। और उसके बाद इंडिया एक रजिस्ट्री बनाएगी जिसमें रजिस्टर किया जाएगा सिटीजन्स को। आप 6 महीने रुकोगे, उसके बाद आपको एज अ सिटीजन रजिस्टर किया जाएगा। कट ऑफ डेट याद रखो, आर्टिकल 6 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये रेफ्यूजीज के लिए था, ये माइग्रेशन करे हुए लोगों के लिए था। तो आर्टिकल 5 आपको देता है सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल। आर्टिकल 6 माइग्रेशन वाले लोगों को देता है। क्या ये क्लियर है दोनों को, सबको? आर्टिकल 6 क्लियर है सबको गाइस? रेज योर Yes, हैंड्स। sir. सिर्फ ओके मधुरा। एक डाउट है मुझे हम्म, सर कि ये जो डेट हाँ, था ये सिर्फ सेट किया गया था, राइट? उसके बाद में ये दो क्राइटेरिया थे, बिफोर एंड आफ्टर। नहीं, ये डेट सिलेक्ट किया गया और बोला गया कि ये डेट के पहले जो आया है उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप, और जो इस डेट के बाद आएगा तो उसको ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट 6 महीना वेट के, ठीक है, मतलब वेट करके। ठीक है, यस। ये क्लियर है। अब इसमें भी एक चीज याद रखो कि उसको ये भी एक क्राइटेरिया रहेगी कि भाई साहब ऐसे ही नहीं मिल जाएगा आपको। आइदर यू वर बॉर्न इन इंडिया, आइदर पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, आइदर ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया। आपको हम ये सिटीजनशिप तो दे रहे हैं ये डेट के बेसिस पे, लेकिन आपको ये भी दिखाना है कि आप इंडिया में बॉर्न हुए थे, यू वर बॉर्न इन इंडिया, आइदर योर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया, इधर योर ग्रैंड पेरेंट्स। इनमें से भी एक चीज दिखानी पड़ेगी आपको। और जब मैं यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा हूँ तो कौन सा इंडिया? जब मैं पार्टीशन यहाँ के पे बाद वाला। पहले ही वाला, अभी भी याद रखो, British. आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में भी अनडिवाइडेड इंडिया है। ठीक है, ओके। दिस इंडिया इज ऑल्सो अनडिवाइडेड इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मतलब ब्रिटिश इंडिया और अनडिवाइडेड सेम ही है। हाँ, ब्रिटिश इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया इज सेम, नो? ठीक है, क्या ये सबको क्लियर है? मधुरा, इकरा, शलाका, प्रीति? यस हाँ, सर। यस। sir. ओके ठीक है। अब ये मेरे को एक चीज सोच के बताओ, डोमिसाइल के बेसिस पे जो सिटीजनशिप मिल रही है उस पे क्लासिफिकेशन समझ में आ गया सबको? मैं जिसको पूछ रहा हूँ वो बताए। मधुरा, डोमिसाइल वाली सिटीजनशिप में क्या हो रहा है? कि जिनके पास एक परमानेंट रेसिडेंस है, बेसिस ऑन दैट द सिटीजनशिप इज गिवन टू देम। डोमिसाइल मतलब वो इच्छा जता रहा है कि मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। हाँ। ठीक है, यस। ओके ये। और दूसरा क्या है डोमिसाइल के लिए, इकरा? The person should be born in India. क्या और पर्सन बॉर्न नहीं रहा तो क्या चलेगा? So the parents, either of the parents should be born in India. ओके नाइस। अब मान लो चला का इधर ऑफ द पेरेंट्स का भी नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है? ग्रैंड पेरेंट्स वाला या फिर वो बिफोर एंड आफ्टर वाला। हाँ, याद रखो अभी मैं आर्टिकल 5 की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 5 ओके। में बोला है मिनिमम 5 years होना चाहिए नहीं तो। रेसिडेंट ऑफ 5, हाँ रेसिडेंट 5 years यस, होना चाहिए प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट। ओके, आर्टिकल 6 प्रीति कौन से वाले सिटीजनशिप किसको देता है आर्टिकल 6? माइग्रेट पीपल्स को, जो पार्टीशन के बाद में जो पाकिस्तान चले गए उनके लिए, जो रिटर्न आते हैं नहीं उनके नहीं, लिए। हाँ, जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, इधर से गए नहीं, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, मतलब जो पाकिस्तान की टेरिटरी पे थे, प्लीज याद रखो। हाँ, ओके प्रीति, कट ऑफ डेट क्या है वो भी बता दो फिर। 1 जनवरी, हम्म, सॉरी, 19 जुलाई याद रखो। 19th ऑफ 19 सॉरी। जुलाई 19th ओके, ऑफ जुलाई 1948। हाँ, ये देखो ये वाला डेट दिख रहा है, यस ये कट ऑफ डेट है। सर। अब मेरे को ये बताओ, कोई हाथ रेस कर सकते हो, अगर कोई पहले आ गया इस डेट के तो उसको सिटीजनशिप कब मिलेगी, या मधुरा?
So again there are three criterias कि हम्म अगर कोई born होता है undivided इंडिया में, या फिर अगर उनके पेरेंट्स either of the parents are born in इंडिया, या फिर तीसरा क्राइटेरिया कि जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स की बात की जा रही है for if they are born in इंडिया। और वो अगर इस डेट के पहले आया तो उसको कौन सी सिटीजनशिप मिलेगी? ये अपना ऑटोमेटिक वाला। ऑटोमेटिक, मतलब कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, तुम आ गए, तुम्हारा नहीं। ये क्राइटेरिया पूरा है, मिल गया, ठीक है। हाँ। ओके। अब दूसरा, एक और बताओ मेरे को सब लोग, रेज योर हैंड। अगर आफ्टर इस डेट के आया तो क्या होगा? रेज योर हैंड या चला का? सर अगर आफ्टर आया तो 6 मंथ्स का वेट है, जहाँ पे वो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं और उनको सिटीजन का रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। राइट, आफ्टर 6 मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्री बनाएगी जिसमें उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना ये 6 मंथ्स का वेट। अब एक और है, ये आर्टिकल 6 था, तो अब आपका आर्टिकल 5 आपको समझ में आ गया कि डोमिसाइल के बेसिस पे सिटीजनशिप दे रहा है। आर्टिकल 6 माइग्रेशन के बेसिस पे दे रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 7 की बात करते हैं। अब देखो, ऐसा तो नहीं था ना कि सिर्फ लोग पाकिस्तान से इंडिया है, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए। जब पाकिस्तान से इंडिया लोग आ रहे थे तो इंडिया से भी तो पाकिस्तान गए कुछ लोग, लेकिन फिर उनको पाकिस्तान जाने के बाद रियलाइज आएगा कि ये कहाँ फंस गए हम, तो दे केम बैक टू इंडिया। बेसिकली जब वो कराची पहुंचते हैं तो वहां जाके उनको मालूम पड़ता है कि यार यहाँ पे तो सब चीज अच्छा नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे उन लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन किया, मतलब ये लोग वापस इंडिया आए। अब तुम एक बात सोचो, यही लोग जो गए थे पाकिस्तान इंडिया को छोड़ के, हम लोग ने इन्हीं का घर दिया था ना वो माइग्रेशन वाले लोगों को। अब अगर हम इनको आने देते और ये आके दावा करते कि हमारा घर हमको वापस दो, तो सिविल वॉर की सिचुएशन हो सकती थी ना। ये जो वापस आ रहे हैं, अगर इन लोग डिमांड शुरू कर देते कि हमारा घर वापस दो, तब तो सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाती। देयर वाज चांसेस कि लोग लड़ाई वगैरह कर देते। तो हम लोग ने सोचा देखो, ऐसे मना भी नहीं कर सकते और ऐसे वो भी नहीं कर सकते, बट लेट अस डू वन थिंग। आने देते हैं लेकिन पैचेस में आने देंगे, एक साथ नहीं आने देंगे। हम क्या करेंगे, इनको परमिट देंगे, जो रिवर्स माइग्रेशन से आ रहे हैं ना, इनको परमिशन दिया जाएगा आने का। उसको बोला जाता है परमिट सिस्टम या परमिट सिस्टम करके था, कि मतलब आप लोग इंडिया से चले गए थे, अब आप वापस इंडिया आने को देख रहे हो तो पहले आपको इंडिया से परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आर्टिकल 7 आया। अब याद रखो, आर्टिकल 6 माइग्रेशन वालों को दे रहा है सिटीजनशिप, आर्टिकल 7 रिवर्स माइग्रेशन वालों को सिटीजनशिप दे रहा है। ये नेहरू और पटेल जी का आइडिया था कि भाई साहब ऐसे झटके में आने दिया तो इन लोग आके डिमांड करेंगे अपना घर वापस और हो सकता है झगड़े की सिचुएशन हो जाए। तो लेट अस अलाउ देम टू कम इन पैचेस, धीरे धीरे, कि परमिट दो और थोड़े थोड़े लोगों को आने दो घर पे, ठीक है। ऐसा हुआ। क्या ये सबको स्टोरी समझ में आई, बैक ऑफ समझ में आया आर्टिकल 7 बनने का? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स अगर समझ में आया सबको। ओके, प्रीति आपको समझा? रेज योर हैंड। ओके, नाइस, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, फिर उसके लिए हमने शुरू कर दिया अपना आर्टिकल 7 बनाया। अब आर्टिकल 7 में पैचेस में आने दिया। देयर वर पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, अगेन दे केम बैक टू इंडिया, तो हमने सोचा आने देंगे, लेकिन भाई साहब थोड़ा सब्र लेके, ऐसे नहीं। तो हम लोग ने क्या बोला, हम लोग ने टर्म्स और कंडीशन रखे आर्टिकल 7 एक मिनट। आर्टिकल 7 में हमने कुछ टर्म्स और कंडीशन रखे कि देखो, पहली बात तो आप माइग्रेट कर गए हो पाकिस्तान में, यू गाइज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। आप लोग ने जब पाकिस्तान में माइग्रेट किया आफ्टर 1 जनवरी फेब मार्च 1947, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च 1947 के बाद, उनको बोला कि आप सिटीजन नहीं रहे अब इंडिया के। अब लेकिन आप लोग वापस आने को देख रहे हो, आप लोग बोल रहे हो कि हमको वापस आना है, तो हम लोग आपको अलाउ करेंगे, वी विल अलाउ यू अंडर परमिट फॉर रीसेटलमेंट। आर्टिकल 7 ये बोलता है कि हम आपको परमिट फॉर रीसेटलमेंट में आने देंगे, लेकिन आपके लिए भी वही सेम कंडीशन होगी जो आर्टिकल 6 के अंदर लोगों के लिए थी। आर्टिकल 6 में क्या बोला था कि जो भी 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा, उनको 6 महीने वाला सिस्टम है कि आपको आफ्टर ये डेट के आओगे तो क्या होगा, इफ यू कम आफ्टर 19 जुलाई 1948, तो आपको क्या करना है, 6 महीने रुकना है, आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है, तब जाके आपको रजिस्टर करने मिलेगा और आप अपने आप को रजिस्टर करके सिटीजन बन जाओगे।
तो आपको दिखेगा कि आर्टिकल 7 में भी यही टर्म्स कंडीशन डाल दी गई कि परमिट रीसेटलमेंट का सिस्टम जो दे रहे, परमिट वाले में भी आपको यही करना पड़ेगा कि अब आप लोग चले गए थे ये कंट्री को छोड़ के, तो आप सिटीजन नहीं हो, अब आप आ रहे हो परमिट फॉर रीसेटलमेंट में, आपके लिए भी वही चीज अप्लाई होगी जो आर्टिकल 6 के लिए होती है, सेम एज आर्टिकल 6। क्या ये समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स एवरीवन। रिया, इकरा, प्रीति, तायरा, रिया, मधुरा, सबको क्लियर है? ठीक है। अब मैं जिसको जिसको पूछ रहा हूँ मेरे को वो बताओ, ठीक है? पहले देख लेते हैं, काम करते हैं, आर्टिकल भी देख लेते हैं। आई होप आप लोग ने कॉपी किया बराबर। मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ अभी। हम्म। अपने सबके पास बैरेट है ना गाइस? सबके पास बैरेट है? रेज योर हैंड जिन जिन के पास बैरेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इकरा, सर मेरे पास नहीं है। पीडीएफ में ढूंढ रही थी गूगल पे बट मुझे मिला नहीं उसका। लेकिन मधुरा गेट इट प्रिंटेड वन, ठीक है? तायरा ओके। आपके पास है? रिया, रिया यस बैरेट है? सर, मेरे पास है। प्रीति के पास भी है ना? ये सर आपके पास है ना? हाँ। यस ओके, तायरा आपके पास है बैरेट? एक मिनट, आपका आवाज नहीं आ रहा, आप चैट पे। आई विल वॉच रिकॉर्डिंग फॉर इट। के, कोई बात नहीं। बैरेक देख लो ना तायरा, बैरेक ले लेना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मैं पिंक कर दूंगा, अभी के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। बट आप लोग बैरेक ले लेना, दैट इज नेसेसरी, यूपीएससी के बच्चों के पास होता है वो, और होना भी चाहिए प्रैक्टिकली। अभी इसमें देख लो, अभी इसमें काम कर लेते हैं। मेरा बैरेक दिख रहा है क्या? इकरा, इज माई बैरेक विजिबल? No, sir. ओके वेट, It's visible now. जस्ट टेल मी, आई रिव्यू। अब दिख रहा है इकरा? No. हाँ अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। अब मैं आर्टिकल जो दिखा रहा हूँ वो देखो, सिर्फ पढ़ना है, आप समझ जाओगे पूरा। वी रेड, वी आर गोइंग आर्टिकल, वेट, वी आर डूइंग पार्ट 2। पार्ट 2 में हम कर रहे हैं सिटीजनशिप, ठीक है? आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बोला है? एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब वो पर्सन चाहता है कि भाई साहब मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ, उसको क्या क्या देखना है कि आइदर ही वॉज born in territory of India, either of whose parents were born in territory of India, or who has been ordinary resident in territory of India for not less than 5 years immediately preceding the commencement। अब जब ये इंडिया की इंडिया इंडिया यहाँ पे बात करी जा रही है, तो इट इज ब्रिटिश इंडिया या फिर अनडिवाइडेड इंडिया? वो इंडिया जो ब्रिटिश संभालता था पूरा पाकिस्तान वगैरह लेके। ये आपका आर्टिकल 5 ये हमने पढ़ा अभी, ठीक है? उसके बाद 6 देखो, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब वो लोग जो इंडिया से, सॉरी पाकिस्तान से इंडिया आए उनको। Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of India। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो या फिर उसके पेरेंट्स और कोई ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए होने चाहिए इंडिया में। कौन सा इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब वही अनडिवाइडेड इंडिया वाला। अगर केस ऐसा है कि वो पर्सन आया है बिफोर 19th डे ऑफ जुलाई 1948, मैंने डेट बताया 19th ऑफ जुलाई 1948 के पहले आया है, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया, मतलब ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन अगर वो ये डेट के बाद आया है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रह के, ठीक है? प्रोवाइडेड एट नो पर्सन शाल बी रजिस्टर्ड अंडर रेसिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months इमीडिएटली। तो उसको 6 महीना रुकना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर ही जाके वो रजिस्ट्री बनेगी, रजिस्ट्री में खुद को साइन अप करा सकता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है गाइस? रेज योर हैंड्स, इकरा, मधुरा, रिया, प्रीति, शलाका, तायरा, कम ऑन गाइस, रेज योर हैंड्स। किसी को डाउट है तो अभी पूछो मेरे को, ये आर्टिकल्स में कोई डाउट है तो। 5 और 6 में पूछ रहा हूँ, जिनको 5 और 6 में डाउट है तो पूछो। इकरा, कोई डाउट बेटा?
नहीं सर। पूरा? नो सर। ओके, रिया? सर। ओके, प्रीति? नो सर। ओके, शालाका? नो सर। चैट पे भी लिख सकते हो तायरा, कोई डाउट है तो। ओके ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्टिकल 7 भी देखते हैं, फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ सी आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे एंड दे आर कमिंग बैक टू इंडिया, notwithstanding anything in Article 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947, मैंने बताया 1 मार्च 1947 को माइग्रेट कर गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया से टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान में, उसको हम सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर उसको वापस आने को हुआ, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन who after having so migrated to territory now included in Pakistan has returned to territory of India अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट, और कभी कभी इसको परमानेंट रिटर्न भी बोला जाता है, प्लीज ये लिख लेना कि परमिट ऑफ रीसेटलमेंट बोलते हैं उसको, परमानेंट रिटर्न भी बोलते हैं। इशूड बाय अंडर अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ, एवरी सच पर्सन शैल बी पर्पस ऑफ द ग्लॉसरी ऑफ आर्टिकल 6 be deemed to have the migrated to territory of India after the 19th day of July 1948। सेम चीज जो आर्टिकल 6 में आफ्टर वाले को यूज होती है, वो सेम चीज इनको भी अप्लाई होगी। ठीक है, ये याद रखना। ओके यार, या एनी डाउट? ओके नो सर। नो सर। ओके, अभी जैसे क्विक रिकैप कि हमने क्या क्या किया, फिर उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो वी सॉ कि आर्टिकल 5 डोमिसाइल के बेस पे सिटीजनशिप दे रहा है। आर्टिकल 6 सिटीजनशिप दे रहा है माइग्रेशन, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको। आर्टिकल 7 उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहा है जो रिवर्स माइग्रेशन करके आए, मतलब पहले इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस इंडिया आ रहे हैं, तो इनको परमिट ऑफ रीसेटलमेंट के बेसिस पे दिया जा रहा है। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू आर्टिकल 8। ठीक है, आर्टिकल 8 भी कुछ ऐसा है कि आर्टिकल 8 बोलता है कि मान लो अभी ये सब तो लोग इंडिया के अंदर ही थे, इन लोग सर ऐसे ही माइग्रेट। इंटरप्ट। हाँ, क्या मधुरा से? बस एक ही डाउट था मुझे कि वो जो आर्टिकल 7 था, उसमें हम लोग हाँ ने एक डेट डिस्कस किया था ना, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947, है ना वो? करेक्ट, हाँ राइट। ओके, ठीक है, मैं वही कंफर्म कर रही थी बस। हाँ हाँ, अपना बैरक में भी है लिखा हुआ। ठीक है, स्टार्ट ठीक यूजिंग है। बैरक गाइस। ठीक है, अब ये हाँ। देखो आर्टिकल 8 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 8 में बोला है कि अब हम लोग जो बात की आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, इन सब में ये था कि भाई साहब ये लोग तो इंडिया में थे, जो आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन हो सकता है ना कुछ लोग उस टाइम पे इंडिया के बाहर थे, फॉरेन घूमने गए थे या काम करने गए थे, तो उनको अगर वो बाहर थे और उस टाइम पे देश का पार्टीशन हो गया, तो क्या उनको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए? ये तो गलत बात है। तो आर्टिकल 8 उसका ध्यान देता है। आर्टिकल 8 सिटीजनशिप देता है वैसे लोगों को जो बाहर थे, उस टाइम पे फॉरेन में थे, तो अब उनको कैसा देगा वो? ठीक है, पहले तो चीज देखो, ही वॉज इन फॉरेन, वो फॉरेनर नहीं है, लेकिन वो फॉरेन में कुछ काम करने को गया होगा, इंडिया के लिए काम कर रहा होगा फॉरेन में, तो वो टाइम पे हो गया, तो उनको सिटीजनशिप देने की बात है। तो अब उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा? उनके लिए भी टर्म्स और कंडीशन है कि ये जो फॉरेन में बंदा अभी काम कर रहा है, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, जब दे रहे थे तब तुम बॉर्न हुए रहने चाहिए वो इंडिया में। पहले के कौन से इंडिया? अनडिवाइडेड इंडिया में। या तो तुम्हारे पेरेंट्स, और अगर पेरेंट्स नहीं बॉर्न थे तो ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, आप बॉर्न थे इंडिया में, नहीं तो आपके पेरेंट्स, नहीं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स। और आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, मतलब आप इंडिया में ही रहते हो लेकिन आप बाहर गए हो कुछ काम से। आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या होता है पता है क्या? पहले ये वर्ड को अपने दिमाग में डाल लो। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब होता है मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ के लोग मेरे को जानते हैं।
ठीक है, मतलब मेरे को पहचानते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ पे रहता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो, लेकिन ही इज आउट ऑफ इंडिया। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? दो कंडीशन में, एक पहले फुल कि तुम बॉर्न हुए हो, या तो तुम्हारे पेरेंट्स बॉर्न हुए, या तो ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में। जब यहाँ पे भी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो दिस इज ऑल्सो अनडिवाइडेड इंडिया, वो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इंडिया है। ठीक है, अब इस बंदे को क्या करना है, जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया, इसको जाना है और अपने आप को रजिस्टर करना है एम्बेसी में। इंडिया की एम्बेसी तो रही होगी बाहर कहीं पे, ब्रिटिश इंडिया की ही भले, लेकिन अब वो इंडिया की हो जाएगी। तो उसके चुपचाप एम्बेसी में जाना है और डिप्लोमेट से रजिस्टर करना है। रजिस्टर विथ कंस्यूलर रिप्रेजेंटेटिव, अपने आप को कंस्यूलर रिप्रेजेंटेटिव से रजिस्टर कर दो। एक मिनट, कंस्यूलर रिप्रेजेंटेटिव के साथ रजिस्टर कर दो, या फिर किसी डिप्लोमेट से, जैसे फॉरेन में अपनी एम्बेसी वगैरह होती है ना उधर पे। तो ये केस है इसमें। क्या ये सबको समझ में आया? हमारे इंडिया का बंदा कोई बाहर था वो टाइम पे जब पार्टीशन हुआ, और वो इंडिया में नहीं आ पा रहा है, उसको काम है वहां पे, तो वो कैसे रजिस्टर करेगा? बाहर जाएगा, इंडिया की एम्बेसी ढूंढेगा और वहां पे जाके खुद को रजिस्टर कर देगा, बता के कि देखो मैं तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ, मैं इंडिया के बाहर रहता हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। मधुरा, रिया, शलका, प्रीति, तायरा, इकरा, सबको क्लियर है? सर वो लास्ट पॉइंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स आप समझा सकते हो क्या? मुझे कॉल आ गया था। हाँ ठीक है। अभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है इकरा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब वो आदमी जिसको सब जानते हैं। अभी तुम्हारे घर के आजू बाजू वाले तुमको जानते होंगे ना कि हाँ ये यही रहती है, तो तुम वहाँ की ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। अब कोई बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो इंडिया का ही है, लेकिन वो फॉरेन में काम कर रहा है कुछ वजह से, ही इज आउट ऑफ इंडिया ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। तो उसको क्या करना है, बस उसको वहां पे जाना है इंडिया की एम्बेसी में और खुद को रजिस्टर करवाना है। वहां पे कोई कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको बोलेगा कि देखो भाई मैं इंडिया के बाहर हूँ, काम करता हूँ, फॉरेन में काम करता हूँ, लेकिन मैं इंडियन हूँ। या फिर एम्बेसी में जाए डिप्लोमेट के पास और बोल दे कि देखो मैं इंडिया के बाहर हूँ, मेरे को रजिस्टर कर दो एज इंडियन सिटीजनशिप। इज इट क्लियर इकरा? यस, अंडरस्टूड। ठीक है, कमिंग टू वन वन, एवरीवन जस्ट टेल मी इफ इट इज नॉट क्लियर। इकरा क्लियर है? यस सर। मधुरा? सब क्लियर है। या यस सर, क्लियर है। शलाका? क्लियर है सर। प्रीति? क्लियर है सर। सायरा? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फटाक से देखते हैं क्या सीन है इसका। हम लोग ने कर दिया आर्टिकल 4। मेरे को कोई बताओ, हाथ उठाओ, कम ऑन रेज योर हैंड्स। आर्टिकल 4 सिटीजनशिप दे रहा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रेज योर हैंड्स। आर्टिकल 4 इज प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट गाइस? रेज योर हैंड्स। सर आर्टिकल 5 है ना? ओह सॉरी, 4 बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी। आर्टिकल 5, थैंक यू। आर्टिकल 5 इज प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हाँ इकरा, किस बेसिस पे? डोमिसाइल, डोमिसाइल, वेरी नाइस। परमानेंट रेजिडेंस, या या गुड, ये आर्टिकल 5 हो गया। कैन समवन टेल मी आर्टिकल 6 कौन से बेसिस पे दे रहा है? रेज योर हैंड्स। या मधुरा? Those who are migrating from Pakistan to India. ओके, तो कैन आई से माइग्रेशन? रखने का ट्रिक है ये। आर्टिकल 6 इज गिविंग टू माइग्रेटेड पर्सन जो डायरेक्ट इंडिया में आ रहे हैं। नाउ ऑल्सो टेल मी आर्टिकल 7 किसको दे रहा है? रेज योर हैंड्स गाइस, कम ऑन रेज योर हैंड। या प्रीति? रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन, वेरी नाइस। जो लोग इंडिया से बाहर गए एंड दे आर कमिंग बैक टू इंडिया, रिवर्स माइग्रेशन वालों को, वेरी नाइस। अब उसके बाद मेरे को बताओ आर्टिकल 8 कौन से लोगों को दे रहा है गाइस? रेज योर हैंड्स। या रिया? Sir, the people who were in foreign during the time of partition. ओके करेक्ट। बेसिकली फॉरेन मतलब दे आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया बट दे आर इंडियंस, तो फॉरेन वालों को दे रहा है। ठीक है, लेट्स सी दिस आर्टिकल इन आवर बैरेक्ट आल्सो वंस, देन वी कैन हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ इट। Shalaka, is my barrack visible?
Not yet, sir. Okay. Please see this, Bharat. Right of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. ये residing लिखा है. Residing मतलब उसका वो residence हो सकता है, लेकिन इंडिया में उसका domicile है. ठीक है? Notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935. याद रखना, जहां भी Government of India Act 1935 है, that means undivided India या British India, and who is ordinary resident in country outside India, so defined, shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India. जब diplomatic और consular representative का मतलब होता है embassy में. Is it clear? Everyone, raise your hands. Very nice. Great. ठीक है, बहुत बढ़िया. Now आगे एक बार यहाँ तक देख लो so that we can move forward. Giving you 2 minutes. यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है तो चेक कर लो और फिर check it. I'm giving you 2 minutes. Okay. अब आगे की कहानी. आर्टिकल 8 तक तो आप लोगों को समझ गया. नाउ देयर इज आर्टिकल 9. आर्टिकल 9 बोलता है कि देखो भाई साहब, जैसे होता है ना, देयर इज दिस थिंग कि कोई अगर जाना चाहे तो उसको जाने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए. आर्टिकल 9 तुम्हारे लिए वैसा काम करता है. आर्टिकल 9 बोलता है कि आप एक सिटीजन नहीं हो अगर आप कोई दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लोगे. जैसे अक्षय कुमार सर वाज देयर इंडियन, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप ले लिया था. तो जिस दिन उन्होंने कनाडा का सिटीजनशिप ले ली, उस दिन वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं रही, मतलब उनका इंडियन सिटीजनशिप चला गया. ठीक है, ये याद रखना. आर्टिकल 9 सीधा वो बोलता है कि आपने एक बार कोई और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो तुम्हारी सिटीजनशिप चली जाएगी. कभी कभी आर्टिकल 9 को ये बोला जाता है कि नो ड्यूअल सिटीजनशिप. नो ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब हमारे देश में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप इंडिया की भी सिटीजनशिप के मजे लो फिर अमेरिका के भी ले लो. नॉट अवेलेबल. इनफैक्ट अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है कि अमेरिका में सेंटर की अलग सिटीजनशिप है, यूएसए की, और फिर तुम जो स्टेट में रहते हो उसकी है. लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, पूरे इंडिया के लिए एक ही सिटीजनशिप है. तो आर्टिकल 9 ये बोलता है कि अगर आपने वॉलेंटरीली एक्वायर किया किसी और कंट्री की सिटीजनशिप, आपने ले लिया, तो इंडिया की सिटीजनशिप आपकी कैंसिल हो जाएगी. ठीक है, इज इट क्लियर? इजी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स. आर्टिकल 9 सबसे इजी है, नो ड्यूअल सिटीजनशिप बोला जाता है. ठीक है, बहुत बढ़िया. आर्टिकल 10 कर लेते हैं, फिर बैरक देखेंगे. ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों के पास पासपोर्ट होगा, आप लोगों के पास अपना पासबुक होगा जो आप लोग अकाउंट में यूज करते हो, आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक होगा. ठीक है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना तो एटीएम का कार्ड तो होगा ही होगा. अगर ये सारी चीजों की बात करूँ ना मैं, तो ये सारी चीजों की एक्सपायरी डेट होती है. लाइक आपको जाके रिन्यू करना पड़ता है. ठीक है, ये सारी चीजों की एक्सपायरी डेट होती है और आपको जाके उसको रिन्यू कराना पड़ता है. बट टेल मी गाइस, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपकी सिटीजनशिप की भी कोई एक्सपायरी डेट है? No. तो सिटीजनशिप की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है. यू आर डीम्ड टू बी अ सिटीजन. सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, एक बार तुम इंडियन सिटीजन हो तो हो गए, उसके लिए कोई रिन्यू करने की जरूरत नहीं जब तक तुम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं एक्सेप्ट करते. यू आर डूम्ड टू बी अ सिटीजन अनलेस नॉट, मतलब तुम तब तक सिटीजन हो जब तक तुम उसको वॉलेंटरी छोड़ नहीं देते. तो यही है आपका आर्टिकल 10. ठीक है, डीम टू बी अ सिटीजन. आप तब तक सिटीजन हो, आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं जब तक आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं ले लेते. दिस इज योर आर्टिकल 10. ठीक है,
एक बार देख लेते हैं। क्या सबको क्लियर यहाँ तक? आर्टिकल 10 इज क्लियर टू एवरीवन? सर अगर कैन आपने यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? 10 वाला प्रीति, हाँ हाँ 10 वाला। हाँ ठीक है, ये देखो कि तुम्हारा पासपोर्ट है, जो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है और तुम्हारा एटीएम कार्ड है, ये सब एक्सपायरी डेट होती है ना इनकी, इन सब की यस। एक्सपायरी डेट है। तो तुमको ये सबको रिन्यू कराने जाना पड़ता है। लेकिन क्या तुमने कभी सुना कि तुम्हारे सिटीजनशिप की कोई एक्सपायरी डेट है? सुना है क्या प्रीति? नो सर। नो, क्योंकि ये ऐसा है कि एक बार आप सिटीजन बन गए तो बन गए। अनलेस नॉट का मतलब है जब तक तुम उसको खुद ही नहीं छोड़ देते। ठीक है, जैसे आर्टिकल 9 में कि अक्षय कुमार ने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो उनकी ऑटोमेटिक चली गई। आर्टिकल 10 वही बोलता है कि एक बार आप सिटीजन बन गए तो बन गए, आपको रिन्यू कराने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर प्रीति? उसको यू आर डीम यस। टू बी ए सिटीजन बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी बैरक गाइस, सबको क्लियर है? मधुरा, प्रीति क्लियर हो गया? रिया? यस सर। ओके, शलाका, इकरा, तायरा? यस सर। Yes, sir. Great. Now let's look at this in Barrett. Just give me a minute. Hmm, हाँ. Article 9. Person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be a citizen. मतलब अगर तुमने दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्सेप्ट किया तो बेटा इंडियन सिटीजनशिप तो नहीं रहेगी। नो पर्सन शाल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया by virtue of Article 5 or be deemed to be a citizen of India by virtue of Article 6, Article 8, if he has, this is the keyword, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. अगर उसने जान के सोच समझ के किसी कंट्री से सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any foregoing provision, इनमें से कोई भी provision में of this part shall be subject to provision of any law that may be made by the parliament to continue to be such citizen. तुम citizen बने रहो जब तक तुम्हें निकाल ना दिया जाए। इसका मतलब वो है तुमको कोई एक्सपायरी चीज के लिए नहीं जाना, लेकिन तुम इंडिया के सिटीजनशिप तब तक तुम्हारे पास रहेगी जब तक या तो तुमने छोड़ नहीं दी या तो तुम्हें निकाल नहीं दिया गया। किसके द्वारा निकाल नहीं गया? पार्लियामेंट का। मतलब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है जिसमें लिखा है कि अगर तुम ये करोगे वो करोगे तो इंडिया की सिटीजनशिप से निकाल दिए जाओगे, तो वो चीज लिखी हुई है इस पे। इज इट क्लियर टू गाइस? इज इट क्लियर टू यू ऑल? डायरेक्ट समझ में आ गया? शलका, इकरा, प्रीति? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, रिया, तायरा, यस मधुरा? सर। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट इसका देखते हैं। तेरा कोई डाउट है बेटा? आप चैट पे लिख सकते हो कि हाँ ये समझ में आ गया। हम्म, ओके नाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक लास्ट आर्टिकल इस पार्ट का, देन वी कैन डू सिटीजनशिप एक्ट करके। ओके नाइस, बहुत बढ़िया। अब अपना लास्ट, दैट इज आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में क्या लिखा है? वही तो लिखा है कि भाई साहब, हमने देख लिया अभी, इसके बाद हमने सेट कर दिया कि 26 जनवरी 1950 तक किसको देना है। अब इसके बाद किसको सिटीजनशिप देना है उसकी पावर दी गई है इसमें कि पार्लियामेंट करेगा। बेसिकली इसमें ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये हैंडल कर लिया कि 26 जनवरी 1950 तक कौन कौन इस देश का सिटीजन रहेगा। अब इस दिन के बाद किस किस को तुमको सिटीजनशिप देनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस चीज की जिम्मेदारी दे रहा है किसको? पार्लियामेंट को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस चीज की जिम्मेदारी दे रहा है पार्लियामेंट को। भाई साहब, हमने हमारा काम कर दिया, अब तुम देखो। बेसिकली आर्टिकल 11 इज सेइंग कि हम पावर दे रहे हैं 26 जनवरी 1950 तक किसको मिलेगा सिटीजनशिप, हमने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर है
कि वो डिटरमाइन करेगा किसको सिटीजनशिप देनी है और किसकी सिटीजनशिप खत्म करनी है. पावर टू डिटरमाइन एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप. Acquisition or termination of citizenship after the commencement of the constitution. क्या ये सबको समझ में आया? आर्टिकल ओके. आर्टिकल 11 को ही यूज करके पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है जिसको बोला जाता है सिटीजनशिप एक्ट. सिटीजनशिप एक्ट. और इसी कानून के अंदर बहुत बार चेंजेस किया जाता है. तो 1955 को ओरिजिनल आया, फिर 57 में आया, फिर 85, 86, 92, 93, 2003, 5, 15, 2019 वाला लेटेस्ट है. तो हम वो पढ़ेंगे. जो पावर यूज करके पार्लियामेंट ने लॉ बनाया सिटीजनशिप देने के लिए वो ये पावर है, सिटीजनशिप एक्ट. क्या सबको आर्टिकल 11 तक क्लियर है गाइस? इकरा, शलाका, Yes. रिया, Yes, sir. मधुरा. यस सर. ओके. प्रीति, तैरा. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया. ठीक है. ओके गुड तायरा. बट आप ना तायरा बैरेक का पीडीएफ नहीं, पूरा प्रिंटेड मतलब एक बैरेक्ट आता है वो ले लो. क्योंकि वो कैसे पढ़ना है मैं तुमको बताऊंगा. इससे पढ़ने से अच्छा वो ज्यादा अच्छा है. ठीक है. अभी क्या था अभी? हाँ, ये चीजें आप लोगों को ये दिखा देता हूँ मैं इसमें. गुड. एक लास्ट आर्टिकल इसका वाला, फिर उसके बाद वी कैन डू सिटीजनशिप एक्ट. ये देखो आर्टिकल 11. पार्लियामेंट टू रेगुलेट. एक मिनट, दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? Yes, sir. यस दिख रहा है. सर. ओके. Parliament to regulate the right of citizenship by law. Nothing in the foregoing provision of this part shall derogate the power of Parliament to make any provision with respect to acquisition and termination of citizenship, all the matters relating to citizenship. बेसिकली 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि किसको सिटीजनशिप देनी है नहीं देनी है. यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसके अब तुम आंसर्स दोगे. गिविंग यू 3 मिनट्स. पूरा का पूरा ये जो हमने पार्ट पढ़ा है अभी 5 to 11 उसको पढ़ो. और मैं तुमको फिर क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करोगे. गिविंग यू 3 मिनट्स. प्लीज रिवाइज इट वेरी फास्ट. कोई डाउट है क्या प्रीति? आपका हाथ रेज है. Yes, sir. मुझे एक I have one question कि if in हाँ case गवर्नमेंट ने अगर किसी का सिटीजनशिप कैंसिल किया, हाँ am I audible, sir? हाँ हाँ है, बोलो ना.
तो इफ इन केस गवर्नमेंट ने किसी का अगर सिटीजनशिप कैंसिल किया तो फिर वो कौन से बेसिस पे होगा एंड इफ कैंसिल किया तो वो इंडिया से उसको बाहर निकाला जाएगा कि या फिर मतलब क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ जाएगा वो? उसको निकाला मतलब क्या होगा, पहली चीज तो अगर इंडिया ने उसका सिटीजनशिप कैंसिल किया तो देयर कैन बी वेरियस इश्यूज कि उसने सिटीजनशिप लेते टाइम कुछ झूठ बोला होगा, जो डॉक्यूमेंट दिया होगा फॉर्ज डॉक्यूमेंट होगा, ये सब चीजें होगी। और दूसरा, जब सिटीजनशिप निकाल दिया तो वो इंडिया में रह नहीं सकता ना, फिर वो कोर्ट में पिटीशन कर सकता है कुछ टाइम के लिए कि मेरा गलत बेस पे निकाला है, तब तक के लिए अलाउ होगा, कुछ टाइम फ्रेम दिया जाएगा उसको कि वो अपने आप को प्रूफ करे कि हाँ गलत तरीके से निकाला गया है। लेकिन अगर सिटीजनशिप नहीं दिया है और वो यहाँ पे रुक रहा है तो एक तरह से वो या तो रेफ्यूजी हो गया, या तो फिर उसको डिपोर्ट करने की दूसरी तैयारी की जाएगी कि कुछ तो किया जाएगा। ठीक है, कि जहां से आया है लिया था उसने गलत तरीके से, इंडिया में रहेगा बेसिकली, इंडिया से बाहर भी नहीं फेंक देगा, जेल वेल में होगा अगर फौज करके किया हुआ है। नॉर्मली कोई इंडियन है तो उसकी सिटीजनशिप ऐसे नहीं लेता है, लेकिन किसके लिया जाता है, जो इंडिया का नहीं था वो कहीं और देश का था, उसने लिया इंडिया के गवर्नमेंट से, तो उसका कहीं से आया होगा ना वो कोई देश से, तो उसको वापस से भेज दिया जाएगा कि भाई तूने झूठ बोल के लिया है, तू वापस से तेरे देश में जा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ओके। 1 मिनट आया जल्दी। Okay, are you guys ready? Raise your hands. Everyone, come on. ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ आई एम शेयरिंग इन अ ग्रुप, स्पेसिफिकली जो अपना ये वाला है ना टारगेट 27 वाला एस्पिरेंट्स व्हाट्सएप का, उसमें मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ। उस लिंक को खोलो और वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, गिविंग यू 10 minutes टू सॉल्व दैट एंड कम बैक। ठीक है, तो वो भी करना, जल्दी करके आओ। मैं यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ वो लिंक एक्चुअली। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो आप लोग को बेटर होगा। 10 मिनट में हो जाना चाहिए, और स्कोर मार्क्स मेरे को व्हाट्सएप भी करो फोटो खींच के।
कितना आ रहा है मुझे भी पता रहे। Just give me a minute sharing. Did you guys got the link? Yes, sir. Yeah, sir, we Okay, got it. okay. तो you guys would solve it now 10 minutes में और फिर मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजो कि किसको क्या स्कोर आया है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है? Come on guys, do it very fast. You have 7 minutes left. Last 2 minutes guys, come on. Take 3 more minutes, do it very nicely. I understand it's 15 question.
Okay, guys, is it done? Madhura, Shalaka, Preeti, Ikra. Okay, Ria and Tyra. Okay, So I'm on 14th one, just 2 minutes. Yes, Okay, sir, okay. same here. Okay. Good, Ikra, nice. 14. Great. प्रीति हो गया बेटा? रिया, तायरा, गुड वर्क प्रीति, नाइस. गुड वर्क. प्रीति और इकरा का हो गया, बाकी सब वेटिंग फॉर यू गाइस, कम ऑन. So mine is also done. मैं screenshot share करती हूँ. शो मधुरा. ओके, रिया का भी हो गया. डन सर. गुड, ग्रेट. गॉट योर स्क्रीनशॉट. शला का स्क्रीनशॉट. या रिया, दैट्स गुड. ओके मधुरा, दैट्स गुड. ठीक है. बट मुझे एक डाउट है उसमें. हाँ मधुरा बोलो. जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना कि जो आर्टिकल द क्वेश्चन इज आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू. हाँ, अच्छा नहीं, ये नहीं, वो ओवरराइड वाला है एक, जो आर्टिकल 5 एंड 6 को ओवरराइड कर रहा है. एक मिनट रुको, वो मैं. स्क्रीनशॉट हाँ. भेजना ना मधुरा उसका. ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ आपको. हाँ, स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे को, तो मैं डिस्कस करता हूँ उसको बाद में, ठीक है? ओके, डन. या ओके. हाँ, यस यस, यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस. 2 3 4. कौन बच गया अभी? हमारा शलक हो गया, रिया, प्रीति, इकरा, मधुरा, तायरा. आपने हो गया आपका? The Constitution of India, the provision of citizenship are included in part second. Part third. हाँ मधुरा, इसमें क्या डाउट है बेटा? मुझे ये नहीं समझा कि वो कैसे ओवरराइड कर रहा है उसको. मतलब जो ऑप्शंस मैंने देखे उसमें से आई जस्ट चोज, मतलब एक तुक्का मारा मैंने वैसे तो, बट इट केम आउट राइट. बट मुझे वही नहीं समझा कि हाउ डज इट ओवरराइड द आर्टिकल 5 एंड ये 6. मैं एक्चुअली आर्टिकल जो तुमने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है इसमें ओवरराइड वाला नहीं है, इसमें पार्ट सेकंड है, वो पूछा है. ओके, सो सॉरी. एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ वापस. आई थिंक गलत स्क्रीनशॉट लिया मैंने. हाँ, तायरा हो गया बेटा आपका? ओके, तायरा का भी हो गया आई गेस. लेफ्ट हैंड रिजॉइन कितना आया था? स्कोर क्या था तायरा? ओके, मीटिंग ओनली, नो इश्यूज नो इश्यूज. अपने ग्रुप में है वो, सॉल्व करके मेरे को बस बता देना आप, ठीक है? आई गेस सब आ गए. मधुरा, शलाका, प्रीति, इकरा, तायरा, सब आ गए? सब हो यहाँ पे? Yes, sir. ओके, प्रीति, तायरा, प्रीति. यस सर. ओके, ठीक है. Okay, just give me a time. Madhura, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ. Which of the following statement regarding Article 7 is correct? It overrides both Article 5 and Article 6, notwithstanding anything in Article 5 and its provisions. हाँ, बेसिकली क्या हो रहा है कि आर्टिकल 5 और 6 किसके लिए दे रहा है? इफ यू सी, आर्टिकल 5 डोमिसाइल के बेस पे दे रहा है और आर्टिकल 6 बोल रहा है कि जो लोग माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं, ठीक है? तो कहीं पे भी आर्टिकल 7 में रिवर्स, मतलब आर्टिकल 6 में रिवर्स माइग्रेशन की बात नहीं थी ना. तो उसमें लिखा है कि आर्टिकल 5 और 6 है, लेकिन 7 वाला और पावर दे रहा है पार्लियामेंट को कि जो लोग इंडिया छोड़ के गए थे वो वापस इंडिया में आ रहे हैं तो उनको दे सकते हैं सिटीजनशिप. पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन दे सकता है, वो लिखा है बेसिकली. टेक्नोक्रेटिक ओके. वर्ड है, इसके लिए कंफ्यूज हो गए तुम, ठीक है? हाँ,
कि Okay. मतलब आर्टिकल 5 और 6 रोकेगा नहीं वो करने में, ऐसा है Hmm. ठीक है। Okay. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स जस्ट सी कि अपना ये जो है इसका कैसा है कि सिटीजनशिप एक्ट भी देख ही लेते हैं थोड़ा सा, फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड। जस्ट गिव मी अ मिनट। इट्स गुड, ऐसे ही करते रहो तो वी विल बी इन अ नाइस पोजीशन, अपना नंबर अच्छा रहेगा सबसे ज्यादा। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? इज माय बोर्ड विजिबल एवरीवन? रेज योर Yes, हैंड। sir. Yes, sir. ओके, तो हमने देखा कि आर्टिकल 11 जो है पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट भी कर सकता है पूरे लॉज वॉज बनाने के, जो भी पावर है पार्लियामेंट को दिए हुए हैं कि पार्लियामेंट देखेगा भाई 26 1950 के बाद, 26 1950 के बाद। तो अब वो चीज शुरू हो गई कि ठीक है, नाउ आफ्टर 26 जनवरी 1950 द पावर विल बी इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट टू डिसाइड किसको देना है किसको नहीं देना है। उसी को यूज करके पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ द ईयर 1955। अब एक बार 1955 में बना और उसके बाद पार्लियामेंट बार बार लॉ नहीं बनाती, पार्लियामेंट सिंपली अगर उसको कुछ चेंजेस करना है ना तो ये 1955 वाले लॉ को ही अमेंड करती रहती है। तो ऐसा उसने बहुत बार अमेंड किया है, तुमको पता होना चाहिए। अभी फाइनल वाला अमेंडमेंट उन्होंने 2019 में किया था, ये एक इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है, वो इयर्स मत याद रखो ठीक है। अब सिटीजनशिप एक्ट में लिखा है कि और भी दूसरे तरीके हैं जिससे आप लोगों को सिटीजनशिप दे सकते हो। तो वी आर स्टडिंग सिटीजनशिप एक्ट ऑफ द ईयर 1955। उसमें सबसे पहला तरीका जो इन्होंने बताया है सिटीजनशिप देने का, हम ये पढ़ रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ द ईयर 1955। उसमें पहला तरीका बताया है सिटीजनशिप देने का इज बाय बर्थ। आप बर्थ के बेसिस पे भी किसी को सिटीजनशिप दे सकते हो। हाउ यू विल गिव ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ? अच्छा, बर्थ को एक वर्ड यूज किया जाता है, आप लोग वो याद रखोगे। देयर इज अ वर्ड बर्थ के लिए जिसको बोला जाता है जुस सॉली। जुस सॉली का मतलब है ऑन द सॉइल, बाय द सॉइल। जो इस मिट्टी में जन्म लेता है वो इस मिट्टी का हो गया, ही इज इंडियन बाय बर्थ। ठीक है, तो बाय बर्थ में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई भी इंडिया में बॉर्न हुआ, समवन बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 26, अब यहाँ पे कौन सा इंडिया है, इसमें क्या लिखा है, समवन born in India after 26 January 1950 but before 1st of July 1987 will be citizen। अब यहाँ पे जो इंडिया की बात की गई है ना, ये ब्रिटिश इंडिया नहीं, ये आज का इंडिया है। दिस इज डिवाइडेड इंडिया, प्लीज ये याद रखना। इसके लिए मैं वहां पे बार बार एम्फेसिस कर रहा था कि वो अनडिवाइडेड इंडिया है। सिटीजनशिप एक्ट का जो इंडिया है वो डिवाइडेड इंडिया है। इसमें लिखा है कि वो बंदे को सिटीजनशिप मिलेगी जो बॉर्न हुआ है इंडिया में आफ्टर 26th of Jan 1950 but but before 1st of July 1987। कोई भी बंदा जो इंडिया में बॉर्न हुआ है, कौन से इंडिया में, डिवाइडेड इंडिया में, आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 19 जुलाई 187, तो उसको हम क्या बना देंगे, उसको हम दे देंगे इंडियन सिटीजनशिप। वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट्स। वो ये टाइम पे जन्म लिया है, ठीक है, उसने इंडिया में जन्म लिया है। अब हमको फर्क नहीं होता कि इंडिया के पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की सिटीजनशिप क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स सिटीजनशिप, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स सिटीजनशिप, हम उसको क्या दे देंगे, इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे। इसको बोला जाता है बाय बर्थ जो सॉली। क्या ये याद रहेगा, एक जो सॉली का ये याद रहेगा सबको? Yes, इज sir. दिस क्वालिफिकेशन रिमेम्बर क्या है, सिंपल है। कोई भी बंदा अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले, तो उसके पेरेंट्स सिटीजन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको दे देंगे इंडियन सिटीजनशिप। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, बाय बर्थ का पहला कंडीशन है ये जो हमने देखा। बाय बर्थ में एक तरीका ऐसा है। अब बाय बर्थ में ही दूसरा तरीका है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था कि लिमिट कर दिया था 1 जुलाई 1987, रीजन होगा उसमें मत जाओ तुम। सेकेंड वाला क्या है, बाय बर्थ का एक सेकेंड भी है कि देखो
तुम बॉर्न हुए हो इंडिया में, कौन से इंडिया में, डिवाइडेड इंडिया की अनडिवाइडेड इंडिया गाइस? Divided. Divided. डिवाइडेड इंडिया, गुड। बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर, चाहे उस दिन या फिर आफ्टर, कौन सा डेट? 1 जुलाई 1987। ये चीज है, बस थोड़ा सा चेंजेस। सेकंड क्राइटेरिया बर्थ के बेसिस पे मिलने का, जो सॉली ही देख रहे हैं हम। बर्थ के बेसिस पे हमने पहला क्राइटेरिया देखा, ये बर्थ के बेस पे ही दूसरा क्राइटेरिया देख रहे हैं। बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987। आइदर ऑफ पेरेंट्स आर सिटीजन। पहले क्या था कि कोई भी सिटीजन नहीं रहेगा तो भी दे देंगे, लेकिन अब क्या बोला कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक को तो सिटीजन रहना पड़ेगा। आइदर ऑफ पेरेंट्स आर सिटीजन, दोनों पेरेंट्स में से कोई एक सिटीजन रहने चाहिए, तब आपको क्या मिलेगी? तब आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आप इंडिया में बॉर्न होने चाहिए हो, चाहे 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भी हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक सिटीजन होना चाहिए, तब जाके आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। जुस साली का सेकंड क्राइटेरिया सबको समझ में आया? इज इट क्लियर? सेकंड क्राइटेरिया क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। Yes, sir. कम ऑन, रेज योर हैंड्स। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ जूस सोली का सेकंड क्राइटेरिया। अब एक और बनाया गया कि भाई ठीक है, इतना तो कोई नहीं, बाय बर्थ का थर्ड क्राइटेरिया। यू आर बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, तुम इंडिया में बॉर्न हुए हो, ठीक है, कब? आफ्टर 3 December 2004, ठीक है, आफ्टर 3 December 2004। और इस केस में दोनों पेरेंट सिटीजन हो सकते हैं, मतलब दोनों को होना चाहिए बोथ, और कोई एक सिटीजन रहे, वन इज सिटीजन और दूसरा तार कूद के नहीं आया हो, और वन इज अ सिटीजन एंड द अदर वन is not an illegal immigrant and the other is not an illegal immigrant। मान लो तुम्हारे पापा या मम्मी, तुम इंडिया में बॉर्न हुए हो और तुम 3 दिसंबर 2004 के बाद हुए, तुम्हारे दोनों पेरेंट्स इंडिया में होने चाहिए। नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि एक पेरेंट तो सिटीजन है और जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। तुमको याद है बहुत रिसेंट में एक औरत आई थी, सचिन करके एक लड़का था, पाकिस्तान से, शी केम फॉर देम, तो वो इलीगल इमिग्रेंट हुई ना भाई साहब। तो उसके जो बच्चे होंगे उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा ऐसे, जब तक उस लड़की को सिटीजनशिप नहीं दिया जाए। सचिन का स्टोरी याद है क्या सबको? अभी बहुत रिसेंट हुआ था वो, हाँ Yes. सर, दिमाग में सेम केस आया था ये सुनने के बाद। राइट? वो आई थी यहाँ। अब उसका बच्चा होगा तो उसको नहीं मिलेगा इतना जल्दी भाई। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है कि अगर उसको सिटीजनशिप दे, क्योंकि वो तो इलीगल इमिग्रेंट है। समझ में आया? तो ये तीसरा जुस सोली का कंडीशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी, ठीक है। अभी हाँ, ये क्यों किया गया था पता है ऐसा? क्योंकि लोग ना तार कूद कूद के आ रहे थे इंडिया में और इंडिया की सिटीजनशिप ले ले थे। भाई हमको भी तो इंडिया में रेफ्यूजीज को आने देना है, बट ऐसे इलीगल इमिग्रेंट नहीं आने दे सकते ना, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट आएंगे, हमको क्या पता कैसे आए, कहाँ से आए, इंडिया में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया तो। इसलिए ये सब किया जाता है, लॉ का कैट एंड माउस खेल होता है। इसके लिए जुस सोली की तीनों कंडीशन क्लियर हो गई सबको? कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? मधुरा? So first criteria is that the person should be born in India, that is divided Okay. India, and Okay. after and second मतलब उसी में second part is कि he should be born after 26th of Jan 1950 but before 1st of July 1987 ओके, और and पेरेंट्स की सिटीजनशिप चाहिए क्या कुछ? irrespective of parents citizenship, so वो उनको Great. बच्चे को automatically citizenship मिल जाएगी। करेक्ट। ओके, कैन समवन टेल मी जूस वाली का सेकंड वाला? रेज योर हैंड्स। या रिया? या रिया से प्लीज। Oh, so sorry. I thought I was unmute. So, sir, he or she must be born in India on or after 1st of July 1987, and Okay. either of parent of the citizen, either of parent
should be citizen of India. Nice. Can someone tell me the third one? Yash, Alaka? So third one is that he or she should be born in India after 3rd of December 2004, and Hmm. both or one of the parents should be a citizen, or either they should not be an illegal immigrant. Okay. The case is like this, both are citizen of India तो no issues. लेकिन अगर सिर्फ दोनों में से कोई एक है तो दूसरा वाला इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है. दिस इज सिटीजनशिप एक्ट में अगर किसी को सिटीजनशिप दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. ठीक है. हाँ जी. हाँ बना लो. ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो आई गेस आप लोग. तो पहला हमने देखा अभी बाय बर्थ. अब दिस वाज द थिंग्स दैट वर ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इट इज सिटीजनशिप एक्ट का पहला वाला देखा हमने बाय बर्थ, यानी जुस सोली के ऊपर किस किस को मिलता है. जुस सोली इज बाय सॉइल बाय बर्थ. अब हम देख रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट में ही सेकेंड तरीका, दूसरा तरीका जिससे आपको सिटीजनशिप मिल सकता है. दिस इज बाय डिसेंट. डिसेंट का मतलब होता है खून का रिश्ता. ठीक है. बाय डिसेंट. बाय डिसेंट का मीन्स जूस सैंग्विन. इसके लिए भी ये यूज होता है. सैंग्विन का मतलब ब्लड होता है. सैंग्विन मीन्स ब्लड. बाय डिसेंट जूस सैंग्विन इट मीन्स बाय ब्लड. जूस सैंग्विन का मतलब होता है बाय ब्लड. अब देयर कैन बी पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है लेकिन वो सिटीजन था भाई. अब वो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है तो क्या उसको सिटीजनशिप नहीं दोगे? तो उसके लिए ये बनाया गया है. पहला कंडीशन देखते हैं. ही वॉज अ पर्सन जो इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ बट इंडियन सिटीजन है उसके पेरेंट्स. ही वॉज बॉर्न आउटसाइड इंडिया. ही वॉज बॉर्न आउटसाइड इंडिया. कब? आफ्टर 26th of Jan 1950 but before 10th of December 1992. Born outside India but after 26 January 1950 and before 10th of December 1992. इस केस में दूसरी चीज और है कि फादर मस्ट बी अ सिटीजन. फादर must be citizen at the time of his birth. His or her. At the time of birth. पहली चीज कि अगर किसी को बाय डिसेंट, अभी मान लो देयर वाज पर्सन जो सिटीजन थे लेकिन वो बाहर रह रहे थे इंडिया के, वो वहां पे बच्चे को जन्म दे दिया, क्या उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी? मिलेगी. पहला कंडीशन इज ही इज बोर्न आउटसाइड इंडिया. चलो ठीक है. आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 10 ऑफ डिसम्बर 1992 फादर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ हिज बर्थ. तब जाके उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी. पहली चीज तो ये हो गई. अब दूसरा ये हो गया इसी में बाय डिसेंट में ही कि ही वॉज बॉर्न आउटसाइड इंडिया. डेफिनेटली इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है. और हमने तो देख लिया बाय डिसेंट भी है भाई, खून का रिश्ता है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे तेरे को. बॉर्न आउटसाइड इंडिया बट आफ्टर 10th of December 1992. 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ है. और इसमें अब ये क्राइटेरिया ये कर दिया कि सिर्फ पप्पा नहीं, दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक सिटीजन होना चाहिए. आइदर पेरेंट्स आर सिटीजन. तो इसको थोड़ा जेंडर न्यूट्रल कर दिया. दैट इज गुड थिंग. आइदर पेरेंट्स आर सिटीजन्स. ये भी जुस सेंगेन का सेकंड कंडीशन. ठीक है. अब उसके बाद एक और चीज हो गई कि ठीक है भाई 10th of December 1992 ठीक है. अब हमने चेंज करके इसको कुछ ऐसा कर दिया है अगेन बॉर्न आउटसाइड इंडिया कि भाई इंडिया के बाहर पैदा हुआ है. मैंने बोला ना टाइम एंड टाइम ये चेंज होता रहता है, तो ये टाइम के हिसाब से चेंज हुआ, आपको पता होना चाहिए. अभी वाला ये है बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 3rd of December 2004. कब हुए हो? 3rd of December 2004. दोनों पेरेंट्स में से कोई भी आइदर पेरेंट्स शुड कंपल्सरी रजिस्टर विद इन 1 year. ठीक है. इसमें भी वही होना चाहिए कि आइदर पेरेंट्स आर
सिटीजन, दोनों पेरेंट्स में से कोई सिटीजन है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब यही नहीं है कि सिटीजन होना काफी है, ना ना ना। अब आपको क्या करना है, कंपलसरी रजिस्टर। आपका बच्चा बाहर पैदा हो गया, नो डाउट, लेकिन आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने बच्चे का 1 साल के अंदर, बाहर जो एम्बेसी है इंडिया की उसमें। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन विद इन 1 ईयर। अगर तुम किसी वजह से 1 ईयर में नहीं कर पाए, तो तुमको उनको रीजन बताना पड़ेगा कि देखो इस वजह से एक्सटेंड किया गया है, तो ये एक्सटेंडेबल है। ये तो देखो, ठीक है, ये याद रखना। क्या यहाँ तक क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। आने देना, ठीक है। शलाका, मधुरा, रिया, क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है ओके। सर, बट इनको चॉइस होती है ना, फॉर मतलब जस्ट फॉर माय नॉलेज, अगर किसी का लाइक समवन इज बोर्न आउटसाइड इंडिया, तो दे हैव चॉइस टू टेक एनी ऑफ द सिटीजनशिप ना, मतलब ये जो क्राइटेरिया, ये तो इंडियन क्राइटेरिया है ही। हाँ, ये इंडियंस को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप कर सकते हो, मतलब आपको चाहिए तो ऐसा नहीं होगा कि इंडियन नहीं हो, आप अब इंडियन हो डेफिनेटली, तो आप हाँ, इंडियन आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आपका बच्चा वहां पैदा हुआ है तो उसको मिल सकती है वहां की सिटीजनशिप। ठीक है, ओके। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ओके गाइस, मैं एक बार पूछ रहा हूँ सबको, सारी कंडीशंस क्लियर? मधुरा, शलाका, इकरा, आप लोगों को क्लियर है पहले? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, प्रीति, रिया, तायरा, प्रीति, Sir. रिया, क्लियर? यस ओके, ठीक है। तो ये बाय डिसेंट है, सैंग्विन। कोई मेरे को बताएगा? प्रीति बताओगे मेरे को बाय डिसेंट का क्या है, पहला वाला कंडीशन? सॉरी सर। डिसेंट का पहला वाला कंडीशन बताओ ना, मतलब कैसे था पहले? आफ्टर 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 वालों के लिए कैसा था? Yeah, the if person is born outside the India, but father must be born in India. मतलब फादर मस्ट बी अ सिटीजन एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है। Yeah, yeah. ओके, सेकंड वाला कौन बता रहा है? रेज योर हैंड्स, कम ऑन। मधुरा, बताओ सेकंड वाला। The person should be born outside India between after 10th of December 1992, and either of the parents should be the citizen of India at the ओके, time of his birth. ग्रेट। कम, अब इकरा बताओ, ये वाला कैसा है, नवा वाला, द लेटेस्ट वन, कंडीशन 3। The person should be born outside India after 3rd of December 2004. Either of the parents should be a citizen and they'll have to register within 1 month. ईयर, वन Them ईयर। missing. हाँ, Within one अगर, year. राइट, अगर 1 साल में रजिस्टर नहीं किया तो ऑप्शन है एक्सटेंड करने का क्या गाइस? Yes, Yes, sir. with proper हाँ, reason. राइट, ग्रेट, वेरी नाइस। अब हमने देखा बाय बर्थ, हमने देखा बाय डिसेंट, ये सिटीजनशिप एक्ट में है। अब देखते हैं बाय एक्विजिशन, ठीक है। एक है बाय एक्विजिशन, मान लो देयर इज थर्ड वन, बाय एक्विजिशन। कल को इंडिया ने कोई टेरिटरी को अपना पार्ट बना दिया, बाय इनकॉर्पोरेशन या बाय एक्विजिशन, इसको कभी कभी इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर एक्विजिशन भी बोलते हैं। इसमें कैसा है कि कल को कोई टेरिटरी थी जो इंडिया के बाहर की थी, ये ले लो, मान लेते हैं पाकिस्तानी था, और इंडिया ने कल को पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले हिस्से को अपना बना दिया, तो तुमको नहीं लगता है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी सिटीजनशिप देना पड़ेगा? हमको देना ही पड़ेगा ना। तो बाय इनकॉर्पोरेशन भी सिटीजनशिप दे सकते हैं। आपने एक्वायर की है कोई टेरिटरी, तो वहां के लोगों को भी सिटीजनशिप देनी पड़ेगी। जो जो लोग वहां के रहेंगे उस टेरिटरी पे, वो जो लोग रहेंगे उन सबको आप सिटीजनशिप दोगे। तो ये भी लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, कि वो टेरिटरी पे जो जो लोग रहेंगे और इंडिया ने कोई टेरिटरी को अपना हिस्सा बनाया, तो वो लोग भी इंडियन सिटीजन हो जाएंगे। इसको बोलते हैं बाय एक्विजिशन। क्या ये क्लियर है सबको? इकरा, मधुरा, शलाका, प्रीति, रिया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay. Now, one is by registration. रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको कि हाँ आप मान लो दूसरे देश के ही हो, आप जूस सोली नहीं, प्लीज रिमेम्बर हमने देखा बाय ब्लड, बाय डिसेंट। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फोर्थ वन, जस्ट गिव मी मिनट, दिस इज बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब ये एक बंदा ही है जो दूसरे देश का ही सिटीजन है, इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, खून का भी रिश्ता नहीं है, तो दिस इज लाइक बाय रजिस्ट्रेशन। अब तुम क्या करोगे, तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है वो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है इस कंट्री का, ठीक है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड टेरिटरी। मान लो कि उसका पहले कोई तो गवर्नमेंट ऑफ, अभी कैसा था, कुछ लोग ब्रिटिश इंडिया में थे, ठीक है, फिर वो लोग क्या हुए, बाहर चले गए थे, और बाहर जाके वो यूरोप के सिटीजन हो गए उसी टाइम पे, लेकिन उनके बच्चे अब यूरोप के सिटीजन हो गए हैं ना, इंडिया के थोड़ी रहे, लेकिन ये बंदा कभी ना कभी ब्रिटिश इंडिया से इसका रिलेशन था, तो इसके जो बच्चे होंगे ना, आप उनको बोलते हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या बोलते हो आप उसको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से कुछ ना कुछ रिलेशन है, आज के इंडिया से नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कैसे, वो लोग पहले उसके दादा पापा मम्मी कुछ, जैसे कैमला हैरिस है ना, वो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन है, कि उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है पुराने ब्रिटिश इंडिया से। तो ये जो है ना, बाय रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन सिर्फ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है। क्या ये चीज सबको समझ में आई, क्या ये Yes. सबको समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब देखते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए क्या है। वो, उसको अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए ना भाई साहब, तो पहले उसको इंडिया में कम से कम 7 साल के लिए रुकना पड़ेगा। कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसको इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रुकना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन एनी कंट्री प्लेस आउटसाइड टेरिटरी ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। एक मिनट, इसको इजी कैसे किया जाए, रुको, ये भूल जाओ, अभी यही कर रहे हैं। दो तरह की सिटीजनशिप और है, देख रहे हो, पहले इसी में है, अभी भी कंटिन्यू ही है, मैं आपको जो बता रहा हूँ दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। मैंने क्या बोला, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, ठीक है, किसी और फॉरेन कंट्री, अब वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन वो किसी और फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, लेकिन उसका इंडियन सिटीजन से कोई रिलेशन, मतलब इंडियन सिटीजन उसके दादा मम्मी रहे होंगे, लेकिन अब भी क्या है, वो एक फॉरेन सिटीजन है, ठीक है। नाउ ही इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और वो इंडियन सिटीजनशिप चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो मोदी जी। और वो करने से पहले, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के अप्लाई कर दिया, वो करने से पहले प्रायर उसको 7 साल इंडिया में रुकना पड़ेगा, 7 ईयर मिनिमम एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, 7 ईयर मिनिमम उसको कैसा रुकना पड़ेगा, एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, 7 ईयर मिनिमम एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, 7 ईयर वो मिनिमम ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रुकेगा। अब कुछ भी हो सकता है, वो काम के लिए रुके, वो कैसे भी रुके, तब उसको इंडिया, तब जाके वो 7 साल रुकने के बाद अप्लाई कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई मेरे को सिटीजनशिप दे दो। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि किसी इंडियन सिटीजन से मैरिज कर ले, लेकिन इंडियन सिटीजन से मैरिज करके भी तुरंत नहीं मिलेगा भाई, 7 साल रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन भाई साहब के पास है। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, मैंने बोला जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कोई रिलेशन हो। जब मैं ये बोलता हूँ तो मतलब उसका अनडिवाइडेड इंडिया से कोई रिलेशन हो, कैसा होगा, उसके दादा वादा रहे होंगे वो टाइम पे इंडिया में, वो थे इंडियन, ठीक है। या फिर उसका रिलेशन, अब जब मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है इंडिया, तो ऐसी टेरिटरी भी आ गई ना उसमें जो इंडिया का पार्ट था, ठीक है, वो टेरिटरी जो इंडिया की पार्ट हो गई आफ्टर 1947 वो भी चलेगा,
टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर, देखो दो अप्लाई, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तब हो सकते हो जब तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कोई रिलेशन है, या कोई ऐसे इंडिया की टेरिटरी से रिलेशन है जो आज इंडिया का पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? रजिस्ट्रेशन वाला समझ में आया सबको? मधुरा, Yes, sir. रिया, Yes, sir. इकरा, Yes, sir. शलाका, Yes, sir. प्रीति, हाँ। प्रीति, ओके ठीक है। अब मैं तुमको बॉम्बार्ड नहीं करना चाहता हूँ, इसमें दो और बचा है तो इसमें हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, अभी sir. बाकी है ये, लेकिन इतना अभी आप लोग को करना है। रजिस्ट्रेशन दो और बचा है, नेचुरलाइजेशन वो कर लेंगे हम कल, लेकिन इतना पहले अच्छे से कर लो। हमने जो तीनों देखा, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, ये कहाँ पे लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में या एक्ट में? हाथ उठाओ। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या एक्ट में? यस इकरा? Citizenship Act में. वेरी नाइस। ठीक है, अभी दो और करेंगे वो बाद में। अब किसी को कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग, अदरवाइज जा सकते हो। रात को आपको मैं इसके ऊपर एक आंसर राइटिंग दूंगा, वो लिखना और मेरे को भेज देना कल पूरे दिन में कभी भी। और कुछ 50 क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, वो भी सॉल्व करके मार्क्स मेरे को भेज देना सब लोग। कल मे भी हमारी क्लास ना हो पाए, मेरे घर पे बेबी शावर है करके, बट मैं ट्राई करूंगा कि ले लूँ। नहीं होगी तो परसों तो जरूर होगी। ठीक है, इज इट ठीक है। क्लियर? अब मैं ठीक है, सबको क्लियर है राइट? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर। ओके नाइस। रिया, मधुरा, विक्रा, शलाका, प्रीति, क्लियर? ठीक है, सर अब किसी को डाउट है तो रुका हूं मैं, नहीं तो जा सकते हो। सर मैंने Amazon पे एक सिर्फ बेयर एक्ट का ये देखा, लिंक देखा। मैं तो सबको भेज दूँ क्या? आप कंफर्म कर दो तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ फिर। अब मेरे को दिखाओ ना, बाकी सबके पास है, आप मेरे को भेजो, मैं चेक करता हूँ वही है कि नहीं। ठीक है, चलेगा, मैं लिंक भेज देती हूँ आपको। श्योर। और कोई डाउट रहेगा तो वो अपना जो ग्रुप पे है, पता है मैंने आज एक्सेस ओपन कर दिया है सबके लिए, उस पे डाउट डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। फॉर्म भर देना थैंक यू। प्लीज जिन्होंने नहीं भरा है। ठीक है, और इकरा मेरे को वो साइज चेंज करके भरने का ट्राई करो ना एक बार बेटा। ठीक है, Okay. चलो, इफ एनी डाउट आई एम वेटिंग, अदरवाइज यू कैन गो गाइस। जी, Sir. थैंक यू। हाँ जी। वो मैंने इंडियन पॉलिटी कल ही मंगाया है, बट आई हैव वन कि मतलब इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट इतना भरा हुआ है कि लाइक देख के ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कितना कब कैसा इतना पढ़ना है। नहीं नहीं, अभी कैसा पढ़ो प्रीति, पता है मैंने आज देखो तुमको क्या पढ़ाया, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। ठीक है, तो हाँ अभी तुम आज क्या करना, तुम सिर्फ आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 और जो जो सिटीजनशिप एक्ट का हमने पढ़ा है ना, बर्थ, हाँ रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन और ये वाला डिसेंट वाला, बस इतना ही पढ़ो। ठीक है, अपने नोट्स, और उसमें ये सिटीजनशिप एक्ट में उतना ही जितना मैंने करा है तो हो जाएगा वो। ठीक है, ओके। और इसके लिए एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा मैं, कैसे बार बार रिवाइज भी होगा। पहले तुम आज क्या क्या पढ़ोगी मेरे को बताओ। पूरा सिटीजनशिप 5 to पूरा 11 और सिटीजनशिप नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ 5 to 11 वाला। और सिटीजनशिप एक्ट में जो जो मैंने पढ़ाया, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन और डिसेंट। ओके। ठीक है, हाँ हाँ ओके। और कोई डाउट प्रीति? हाँ, और एक था वो जो केस आपने बताया जो सीमा हैदर और सचिन का, तो वो इलीगली इंडिया में माइग्रेट हो गई, तो फिर तो उसका ये भी होना चाहिए था ना, लाइक यू नो इफ पाकिस्तान में कोई गया तो उसके ऊपर कितना इन्वेस्टिगेशंस होता है, उसको एक हाँ जेल में या फिर उनके व्हाट वी से पुलिस स्टेशन, मतलब कि जो कुछ भी होता होगा वहां पे रखते, फिर उसको यहाँ पे नहीं रखा, लाइक शी मैरिड विद सचिन, सो इट इज इलीगल ना। एक्चुअली कैसा है मालूम है, वी कांट ट्रीट पीपल एज पाकिस्तान ट्रीट, वी एज अ सिविलाइज्ड नेशन वी थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स आल्सो ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं। उसको हम लोग ने रहने दिया सचिन के साथ, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं पीछे पीछे। अभी तक हमने उसको सिटीजनशिप नहीं दिया है, बट हमने उसको रिटर्न भी इसलिए नहीं भेजा बिकॉज वी कांट ट्रस्ट पाकिस्तान, कि वापस भेजने पे उसको मार दिया तो, कुछ कर दिया तो एज अ नेशन हमारा काम ये भी हो जाता है। वी आर ऑलवेज फॉरवर्ड थिंकिंग नो। ठीक है प्रीति? बट व्हाट इफ वो रॉ एजेंट की जैसा काम हाँ कर रही वो हो। चल रहा है, वो चल रहा है, वो दे आर वर्किंग ऑन इट, लाइक वो चेक करने के अपने एक प्रोसीजर होते हैं। इसके लिए उसको पूरा टाइट वो करके रखा हुआ है कि तुम यहाँ नहीं जा सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। प्लस उसके लिए जो हमारी रॉ एजेंसीज आर वर्किंग देयर,
उनको भी काम दिया है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी भी उस पे काम कर रही है। हम दोनों चीज कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, ठीक है। और कोई डाउट पे थे? नहीं नहीं सर, बस इतना ही। थैंक यू। ओके, यप। इकरा, एनी डाउट बेटा? No, sir. ओके, ठीक है, फिर जा सकते हो। विल कैच अप आफ्टरवर्ड्स। टेक केयर, स्टडी वेल। Bye, sir. बाय बाय।